स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है रूप सिंह चंदेल की कहानी बच्चे। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऊपर आसमान में भूरे सांवले बादल रेंग रहे थे और नीचे समुद्र की उन्मत्त लहरें पत्थरों से टकराती फुंकारती हाँफती बीच पर बने चबूतरे की दीवार तक आकर शिथिल हो रही थी। दूर क्षितिज में समुद्र की छाती पर चार नावें कागज पर अंकित बिंदुओं की भांति दिखाई दे रही थी। स्थिर सामने पूरब की ओर विवेकानंद रॉक अटल समाधिस्थ विवेकानंद की भांति दिख रहा था। शांत, मौन, भीड़ बढ़ती जा रही थी और एक कोलाहल भी। एक कम उम्र का लड़का शंख से बनी वस्तुएं और मालाएं बेचता उधर आ गया था। साहब, बच्चे ने मालाएं उसकी ओर बढ़ा दी। उसने एक दृष्टि उस बच्चे पर डाली और आपस में टकराती लहरों को देखने लगा, जिनका धवल फेन उसे मुग्ध कर रहा था। साहब, 10 रुपीज। लड़के का चेहरा दयनीय हो रहा था। फटे और कीचट कपड़े, नंगे पांव। कल सुबह 5 बजे वह बीच पर पहुंचा, तब भी उसने उसकी ही उम्र के 2 लड़कों को वही सामान बेचते देखा था। हो सकता है उनमें से एक यही रहा हो। उसने सोचा, सुबह 5 से रात देर तक 10-11 बजे तक लड़के सड़क से बीच तक भटकते रहते हैं, कितना श्रम करते हैं। उसने गौर से लड़के के चेहरे की ओर देखा। वह अभी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाए एकटक देखे जा रहा था। होगा यही 10-11 साल का। इतनी कम उम्र में इतना कठोर जीवन। कितना कमा लेता होगा दिन भर में। पता नहीं कौन सी विवशता इसे अल सुबह तट पर खींच लाती है। पर्यटकों के बीच चीजें भी कुछ खास नहीं, फिर भी एक आशा, कुछ तो बिकेगा ही। लेकिन कितना बिकता होगा। वह गंभीर हो गया था। हो सकता है अनाथ हो, घर से भाग आया हो, या यह भी संभव है कि बाप शराबी हो, कमाता न हो और माँ की मदद के लिए खेलने पढ़ने की उम्र भूलकर यह बीच पर पर्यटकों के पीछे दौड़ने के लिए विवश हो। अब वह कुछ कुछ भावुक हो रहा था। साहब, 8 रुपीज। 8। लड़का अभी भी खड़ा था। बीच का चबूतरा और उससे ऊपर का चबूतरा, जिस पर गुंबद था, पर्यटकों से भर गया था। सूर्यास्त का समय हो रहा था, लेकिन सूर्य बादलों के पर्दे में था, किसी शर्मीली दुल्हन की भांति, जिसकी सुंदरता पर्दे के पार भी आभासित होती रहती है। पश्चिम की ओर सरकते सूर्य की लालिमा बादलों के पर्दे पर उभर रही थी और सैकड़ों आंखें उधर ही टंगी थी। एक जहाज चीखता, बादलों को चीरता दूर क्षितिज की ओर दौड़ गया था और विवेकानंद रॉक पर सफेद पीले लट्टू जल उठे थे। साहब, 5 रुपीज। लड़का अभी भी उसके सामने था और 10 रुपए में 2 मालाएं दे रहा था। उसे लगा जैसे लड़के के स्वर में गिड़गिड़ाहट है। उसे अपने ऊपर कोफ्त हुई। आखिर उसने क्यों उसे इतनी देर से वहां रोक रखा है। नहीं लेना था तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। अब तक वह 2-4 ग्राहक देख चुका होता। क्या हो गया है उसकी चेतना को? उसी की चेतना को क्यों? सारे देश की स्थिति शोचनीय है। सैकड़ों घोटालों के लिए विख्यात इस देश में नन्ही जाने 2 जून की कौन कहे, 1 जून की रोटी के लिए सुबह 5 बजे से आधी रात तक खटती है, और घोटालेबाज सर्वहारा के लिए घड़ियाली आंसू बहाते, उन्हें संघर्ष, शांति और संतोष का पाठ पढ़ाते 5 स्टार जीवन जी रहे हैं। कहाँ है कानून और कैसा समाजवाद? गत 5 वर्षों में कितने ही घोटाले उजागर हुए और जांच एजेंसियों तक ही सीमित रहे। अरबों की लूट को यदि रोका जा सका होता और उसका सही इस्तेमाल किया गया होता, तो इस जैसे हजारों बच्चों को किसी योग्य बनाया जा सकता था। तब इन नन्हे हाथों में शंख जैसी छोटी वस्तुएं और मालाएं न होती। होती कलम, पेंसिल और कॉपी, पुस्तकें। न मालूम इनमें कौन क्या बनता, लेकिन कैसे बनता। अगर ये कुछ बन गए तो लुटेरों का क्या होगा? लूट का बाजार बना रहे, इसलिए आबादी के बड़े भाग का भूखा नंगा निरक्षर रहना जरूरी है। अंग्रेजों की नीति पर चलकर ही
यह संभव है। गरीबी उनके लिए सुरक्षा कवच है। गरीब नहीं होंगे तो वे भी नहीं होंगे। बाढ़ नहीं आएगी तो राहत कोष नहीं होंगे, और राहत कोष नहीं होंगे तो उनके बैंक खाली रहेंगे। इसीलिए बाढ़ रोकने की योजनाएं आज़ादी के बाद से आज तक कागजों में ही बनती रही। बाढ़ आती रही, तबाही मचती रही, और उसी तबाही पर नेताओं अफसरों की बिसातें बिछती रही। राहत का आधा चौथाई पीड़ितों तक पहुंचता रहा और देश चेतना शून्य बन रहा। वह दुखी हो उठा। तभी उसने देखा एक और लड़का जो उसे 1-2 वर्ष छोटा ही था और जिसके हाथ में भी वही सब सामान था, उसके पास आ खड़ा हुआ था और दोनों तमिल भाषा में आपस में कुछ बातें करने लगे थे। उसने 10 का नोट निकाला और लड़के के सूखे चेहरे पर खुशी उभर आई। लड़के ने 1 या 2 माला के लिए उंगलियां दिखाकर इशारा किया। स्पष्ट था कि लड़का अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानता था और वह तमिल। उसने 2 उंगलियां दिखाई और क्रीम और हल्के रंग की मालाएं पसंद की। लड़का छोटे लड़के के कंधे पर हाथ रख कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया और किसी बात पर दोनों बहस करने लगे। वह निर्निमेष उन्हें देख रहा था। वह छोटे को कुछ समझा रहा था और छोटा सिर हिलाकर इनकार कर रहा था। तभी 2 विदेशी युवक युवती उनके पास से गुजरे। बड़े लड़के ने छोटे को धक्का दिया, जिससे छोटा बाईं ओर को झुक गया, लेकिन गिरा नहीं। बड़ा लड़का विदेशी युवती के पीछे दौड़ा। मैं वह उसके बगल में जा पहुंचा और अपने सामान की ओर उन्हें आकर्षित करने लगा। छोटा क्षण भर तक खड़ा रहा, फिर वह भी भीड़ में घुस गया। जहाज क्षितिज का चक्कर लगाकर विवेकानंद रॉक की ओर से चीखता हुआ प्रकट हुआ तो उसकी नजरें उठ गई। सूर्य कुछ देर पहले पर्यटकों को निराश छोड़कर बस अड्डा की ओर समुद्र में धंस गया था। रॉक के पीछे मछुआरों की नावें उभरने लगी थी और तेजी से तट की ओर बढ़ रही थी। दूर पूर्वी क्षितिज की ओर कुछ नावों में रोशनी चमकने लगी थी। शायद वे स्टीमर होंगे, उसने सोचा, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि आने के समय जो 4 काले बिंदु से दिखे थे, वे धुंधलका उतरने और दूसरी नावों के लौटने पर भी नहीं लौटे थे। तो क्या वे नौसेना पौध थे? लेकिन वे किसके लिए वहां तैनात होंगे? श्रीलंका की सीमा तो कन्याकुमारी के नहीं, रामेश्वरम के निकट है, और अब तो आतंकवादियों की घुसपैठ भी नहीं है, लेकिन तस्करी, आतंकवाद, माफिया, दंगे, हत्या, बलात्कार, देह व्यापार, सब राजनीति की छाया में ही तो पल्लवित फलित हो रहे हैं। हर क्षेत्र का अपराधी राजनीतिक शरण में जीता है, और गलती से यदि वह राजनीति के लिए खतरा बनने का अहंकार पालने लगता है तो राजनीति के पास उसका उपाय भी मौजूद है। जिस देश में आपराधिक छवि वालों को चुनाव के लिए टिकट देने में राजनीतिक पार्टियों को गर्व होता है, मंत्री बनाने में उससे भी अधिक गर्व, क्योंकि उनकी जीत की गारंटी होती है। पार्टियों को सत्ता में रहने के लिए बहुमत चाहिए। बहुमत जीते कैंडिडेटों से बनता है और जीतने के लिए अपराधी होना आवश्यक है। उससे देश में घोटाले, दंगे और आतंकवाद के ग्राफ तो ऊंचे होंगे, शिक्षा और सुख शांति के नहीं। तब इन जैसे बच्चे ये छोटी मोटी वस्तुएं ही बेचेंगे, मजदूरी करेंगे, चोरी गृहकटी करेंगे, खाड़ी देशों के लिए बिकने और विदेशी पर्यटकों की अय्याशी का आधार बनेंगे, और इस सबसे निरपेक्ष सत्ता लोलुप सत्ता में रहेंगे और अफसरशाह राजनीति की धार देखते भ्रष्टाचार के नित नवीन तरीके इजाद करते रहेंगे। गांधी मेमोरियल के पीछे लाइट हाउस टावर पर सर्च लाइट जल उठी थी और उसका तेज दूधिया प्रकाश चारों ओर टोही ढंग से घूमने लगा था। जहाज एक बार फिर चिंगाड़ता हुआ टावर के पीछे से उभरा और सीधे क्षितिज की ओर लपक गया था। लहरों में तीखा गुस्सा बरकरार था और वे निरंतर दीवार से अपना सिर टकरा रही थी। दीवार से कुछ दूर पड़े शिलाखंड काले भूतों की भांति दिखने लगे थे, जिन्हें लहरें किसी खिलाड़ी की भांति फलांग रही थी। सामने ऊपरी चबूतरे पर खड़े लोग परछाइयों की भांति लग रहे थे। हवा में ठंडक थी और पर्यटकों ने स्वेटर और शॉल डाल लिए थे। कुछ देर बाद भीड़ छंटने लगी। उसने सर्चलाइट की रोशनी में चांदी से चमकते समुद्र पर नजर डाली। समुद्र जल मोहक लगा उसे। सर एल्बम,
एक अधेड़ कन्याकुमारी का एल्बम लिए खड़ा था। 25 रुपीज सर। उसने इशारे से मना कर दिया तो वह दूसरे पर्यटक के पास जा पहुंचा। उसे उन दोनों लड़कों की याद हो आई। वह सीढ़ियां चढ़कर गुंबद वाले चबूतरे पर आ गया। वहां से सामने बलुआ जमीन पर शंख और दूसरी वस्तुएं बेचने वालों की दुकानें दो कतारों में सजी दिखी। जब वह आया था तब भी थी वे। रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण उन सब ने गैस बत्ती जला रखी थी। लौटते पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वे चीख रहे थे। अब वह दो ओर का शोर सुन रहा था। एक ओर था समुद्र गर्जन और दूसरी ओर दुकानदारों का शोर। वह अभी भी लहरें देख रहा था जिनका फैन लाइट हाउस की रोशनी में मोतियों की भांति चमक रहा था। अंधेरे में हरहराता समुद्र भयावह लग रहा था। मछुआरे कितने साहसी होते हैं। 3 बजे सुबह ही समुद्र में उतर जाते हैं। रात में चिंघाड़ते समुद्र को मछुआरे आमंत्रण मानते हैं। उसे शिव शंकर पिल्ले के उपन्यास की याद हो आई। मछुआरों के जीवन का मार्मिक चित्रण है उसमें। तो क्या वे दोनों मछुआरों के बच्चे थे? वह फिर सोच में डूब गया था। किसी के भी क्यों न हो, मनुष्य की संतान है वे और उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का हक है। लेकिन क्या इसे सम्मानपूर्वक जीना कहा जा सकता है? केवल पेट के लिए वे 15 घंटे तट पर भटकते रहते हैं और क्या पता कितने दिन वे भरपेट भोजन पाते हैं। इसके दोषी कौन है? व्यवस्था। लेकिन उसका सरोकार तो मात्र 20% की सुख सुविधा जुटाना ही है और ये 20% ही तो शेष 80% का हक निगल रहे हैं। उसकी नजर कुछ दूरी पर मूंगफली के दाने बेचते एक और बच्चे पर पड़ी। वह नीचे उतर आया। मंदिर की ऊंची दीवार के उस पार घंटियां बज रही थी। जमीन पर बिछे कपड़े पर मूंगफली के दानों का छोटा सा ढेर था और अखबारी कागज के ठोंगे उसके चारों ओर रखे थे। उसने एक ठोंगा मांगा। लड़के ने, जिसके पास मिट्टी के तेल का छोटा लैंप जल रहा था, 2 उंगली दिखा 2 रुपयों का इशारा किया। उसने अनुमान लगाया लड़का 9-10 वर्ष का था और उसका रंग गहरा सांवला था। मूंगफली नमकीन पानी में उबली थी, स्वादिष्ट। वह व्यवस्था को मन ही मन कोसता बालू पर पैर घसीटता खिसकने लगा। बीच की दीवार पर अभी भी कुछ छायाएं उसे बैठी दिखी। उसने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे। विवेकानंद आश्रम वालों ने बताया था कि बीच से आश्रम की आखिरी बस, जो उनकी ही होती है, 8:15 बजे की है। उसने गति बढ़ा दी। दुकानदारों की आवाजें अब भी तेज थी और कई दुकानों में शंख फूंके जा रहे थे। यह लौटते पर्यटकों को आकर्षित करने और खरीद रहे लोगों को प्रभावित करने के लिए था। वह मंदिर की पश्चिमी दीवार के कोने में सर्वाधिक सजी बड़ी दुकान के पास से गुजरता हुआ, जिसमें खरीदारों की अधिक भीड़ थी, सड़क पर आ गया। सड़क के पश्चिम में थी गांधी मेमोरियल की पीली बिल्डिंग, जहां गांधी जी की अस्थियां रखी हैं, और दूसरी ओर था म्यूजियम, जो तब तक बंद हो चुका था। सड़क और पीली बिल्डिंग के बीच गंदगी मौजूद थी और दूसरी ओर बड़ी डिबरियों की रोशनी में डाब बेचने वाले बैठे थे। सड़क पर निपट अंधेरा था। सड़क डामर की थी, लेकिन जगह जगह मुंह बाए गड्ढे थे। गड्ढों से बचता वह चौराहे की ओर बढ़ता गया। चौराहा 5 मिनट के रास्ते पर था, जहां अच्छी रौनक थी, मीना बाजार की सी। दाईं ओर ढाबे थे जिनमें शोर हो रहा था। ढाबों के बाहर रखी बेंचों पर भीड़ थी। इडली, बड़ा और सांभर, कॉफी। लोग टूटे पड़ रहे थे। वह अब बस स्टैंड पर था, जहां से आश्रम की बसें चलती थी। 4 पर्यटक और थे, लेकिन बस नहीं थी। वह 15 मिनट खड़ा रहा। अब शायद बस नहीं आएगी, उसे लक्ष्य कर एक पर्यटक ने कहा। उसने अनुमान लगाया कि वह उत्तर भारतीय है। उसने उसकी ओर देखा, घड़ी देखी और बोला, शायद। वह पहले से ही पैदल जाने के विषय में सोच रहा था। अब इंतजार बेकार है, चल ही देना चाहिए। है ही कितनी दूर, 1.5 किलोमीटर, 20 मिनट। वहाँ कैंटीन भी 9 बजे सर्विस बंद कर देती है। वह सड़क की ओर खिसकने लगा। तभी उसकी नज़र सामने एक ढाबे में उन्हीं लड़कों पर पड़ी। दोनों एक ही प्लेट पर झुके हुए थे। उसके अंदर
एक टीस उठी, इन्हें घर का भोजन भी नसीब नहीं, रात देर तक पर्यटकों के बीच घूमना जो है।